और स्मॉल डी और स्मॉल एफ लिखा जाता है, पता है आपको? कैपिटल डी कैपिटल एफ नहीं लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में स्मॉल डी और स्मॉल एफ लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? एस, पी, डी और एफ। कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं एस और पी 11th में किया है, अब डी एंड एफ। पी डी एफ कहाँ है? 12th में। ठीक है, डी ब्लॉक में सबसे पहले कौन कौन सी सीरीज होती है? डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से। कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड से। तुम्हें पीरियोडिक टेबल का आइडिया है पूरा? पहले मुझे बताओ, पीरियोडिक टेबल का आइडिया है? बोलो जी, पक्का है कि नहीं है? तो फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। कौन सी लाइन है? स्कैंडियम, एस टी, टी आई, वी, सी आर, एम एन, एफ ई, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम होता है 3d1 4s2। ठीक है, ये 3d2 4s2, ये 3d3 4s2 और ये 3d5 4s1। ठीक है, एक्सेप्शन है ना ये 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। एक्सेप्शन किस किस में है? क्रोमियम और कॉपर में। किसमें? क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम में क्या है? डी में 5 आ गए, तो क्या करी है इसने? अचीव किया है, अचीव हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इसने हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अचीव की है, जिसकी वजह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। 3d5 4s1 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अचीव की है। 3d10 4s1 में क्या हुआ? अचीव फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी। फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी इसने अचीव करी है, जिस वजह से ये स्टेबल है। समझ में आती है? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। तो ये है पूरी की पूरी फोर्थ पीरियड। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये दोनों आपने पढ़े भी 11th में कि फुल हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अचीव करी है इसने, और ये क्या करी है इसने? फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी अचीव करी है। ठीक है जी, क्लियर है? ये है फोर्थ पीरियड। ऐसे ही होता है फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड देखो, आप ये देखो, ये तरीका पूरा याद है तुम्हें? पहले मुझे ये बताओ, याद है तुम्हें? तुम लोग को याद है ये? फिर इसका निमोनिक्स भी याद लिख लो। ये जिंदगी नहीं, मौत तेरी, रूह रोहकर पुकारेगी आज चांदनी। आर यू है बेटा? ये जिंदगी नहीं, मौत तेरी, रूह रोहकर पुकारेगी आज चांदनी। रूह रोहकर पुकारेगी आज चांदनी। ये तो निमोनिक्स है। ठीक है जी, क्या बेटा? निमोनिक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये होता है आपके पास, ये 3D होता है और ये होता है 4D। 4D 1 5s2, 4D 2 5s2, 4D 4 5s2। एक बार सुन लो फिर लिखना। 4D 5 5s2, 4D 6 5s2, 4D 7 5s2। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद 4D8 सॉरी 4D8 5s2,
इससे पहले वाले तो लिख लोगे ना, ये तो एंड एंड वाली लिख रही हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन, पूरी लिखनी आती है ना? बोलो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है कि नहीं आती? पक्का हर किसी को? तो ये क्या है? 4D8 5S2, फिर है 4D10 4D10 और ये 4D10, ये है 5S0 5S1, यहाँ 5S2। और पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है नहीं आती? सभी को आती है? बोलो। ये कहां से कहां तक स्टार्ट है? एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। कहां से स्टार्ट है एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक? ये होता है बता सकते हैं कहां से होता है? 39 से। कहां से होता है ये? 39 से। क्योंकि देखो ऐसे याद रखो, पीरियोडिक टेबल में 2, 10, 18, 36 पी ब्लॉक में आता है, नोबल गैसेज है। कहाँ आता है? ऐसे याद रखा करो, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये सारी नोबल गैसेज हैं और पी ब्लॉक में आती हैं 18th ग्रुप में। 36 यहाँ आया, 37, 38 एस ब्लॉक में आया, 39 यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है? फिर कहां तक चला जाएगा? काउंट कर लो, लास्ट कहां तक चला जाएगा? 48 तक। 4D 43 नहीं आता। ये एक्सेप्शन है बेटा, ये तो आपको जो भी एक याद ही रखने पड़ेंगे एक्सेप्शन। करें आगे? आगे देखो बेटा, अब होएगा ये था 4th, ये 5th और ये 6th। ठीक है, अब हमें करना है 6th पीरियड। इधर देखो, 6th पीरियड देखो। 6th पीरियड, ला, हफ, ता, वरना, रे। ये तुमने निमोनिक्स लिख लिया? क्या रिपीट करूं? ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी नहीं, मौत तेरी। ये जिंदगी नहीं, मौत तेरी, रू रोह कर। ये जिंदगी नहीं, मौत तेरी, रू रोह अलग लिखना, रू रोह कर पुकारेगी आज चांदनी। रू रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ठीक है, रू रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ठीक है जी, ये जिंदगी नहीं, मौत तेरी, रू रोह कर पुकारेगी आज चांदनी। ठीक है, अब इधर देखो, इसका नाम वैसे है क्या? इसका नाम है यिट्रियम। क्या नाम है? यिट्रियम। सुन लो, इसका नाम ये क्या है? यिट्रियम। इसका नाम जिरकोनियम, क्या? नियोबियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, क्या ये? रुथेनियम, रोहोडियम, रोडियम के बाद पैलेडियम, क्या होगा? पैलेडियम। उसके बाद फिर कैडमियम। पूरा बताओ वापस से। यिट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, क्लियर है? अब क्या है? ला, हफ, ता, वरना, रे, उसकी, इधर, पिटाई और होगी। लिखो क्या है? क्या बोला मैंने? ला, हफ्ता, हफ्ता, ला, हफ्ता, वरना, रे, उसकी, इधर, पिटाई और होगी।
ठीक है। ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ठीक है जी। ठीक है, अब इधर सुनो, नाम क्या है इसका? लेंथनम, लेंथनम, हॉफ्मियम, टेंटुलम, टंगस्टन, रिथेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकुरी। ठीक है, दोबारा सुनो क्या है? लैंथनम, हॉफ्मियम, टेंटुलम, टंगस्टन, रेथीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, ठीक है। अब ये होता है, ये 41 है तो ये हो गया 5D1 और ये 6S2। कहां से स्टार्ट होता है? 57 से। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ऐसे चलेगा। 64, 65 ऐसा नहीं चलता। वही तो बता रही थी, ऐसा नहीं चलता। 57 और 58 टू 71 नीचे चला जाता है, जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। ठीक है, और 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ठीक है जी। 5D1 6S2, 5D2 6S2, 5D3 6S2, 5D4 6S2, 5D5 6S2। ठीक है, 5D6 6S2, 5D7 6S2, 5D8 6S2। 8 नहीं आता, सॉरी 8 नहीं आता, यहाँ पे 9 10 आता है। 5D9 6S2, 5D10 6S1 और 5D10 6S2। क्या नहीं आता इसमें? 8। देखो ऐसे याद रख लो, इसमें 8 नहीं आ रहा और इसमें 3 और 9 नहीं आता, फिर याद हो जाएगी पूरी। ना इसमें 3 आता है ना 9 आता है। 8 की वजह से 10 10 10 आता है तो 0 1 2 हो जाता है, कंफ्यूजन याद हो जाएगी। ठीक है, ना इसमें 3 आता है ना 9 आता है और इसमें क्या नहीं आता? 8। ऐसे याद हो जाएगी। 3 भी नहीं है 9 भी नहीं है, 3 और 9 नहीं होगा तो 1 2 4 5 6 7 8 9 है तो 10 10 10, फिर 10 10 3 बार लिखेंगे तो 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे यानी 8 नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेम होता है 5th पीरियड के बाद, ये 6th पीरियड हो गया। ऐसे ही 7th पीरियड में एक होता है। ठीक है, अब 7th पीरियड में आपको अलग से करा दूंगी। यहाँ पे 7th पीरियड ना अलग से पढ़ेंगे, अलग से लिखवा दूंगी कॉन्फ़िगरेशन सब। वो ऐसे ही बता देती हूँ कि 7th पीरियड में होता क्या है। मतलब इसके नीचे आपके पास होता है, इसके जस्ट नीचे आता है 87, सॉरी 89, 52 71, 89 आता है। 89 इसको बोलते हैं एक्टिनियम। और 90 से लेके 103 फिर आ जाता है एक्टिनॉइड्स। क्या आ जाते हैं? एक्टिनॉइड्स। और 80 90 से 103 फिर 104 यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ना है। समझ में आती है? क्लियर है इतनी बार? क्या बोला मैंने? आगे की इतनी बात समझ? बोलो। 57 लैंथनम आया, 58 to 71 लैंथेनॉइड सीरीज होती है, 87 पे एक्टिनियम आया। ठीक है, 89 पे एक्टिनियम आया, 90 से 103 क्या होती है? कौन सी सीरीज होती है? एक्टिनॉइड सीरीज। 103 से 104 ऊपर से लाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना? समझ में आ गया? अब दोबारा से एक बार इसके नाम बताओ। पहले नीचे वाले का नाम बताओ, यट्रियम वाली लाइन का। पहली लाइन तो सबको पता होगी, स्कैंडियम वाली। यट्रियम वाली लाइन का बताओ। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, ये जिंदगी नहीं, मौत, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, तेरी, रुथेनियम, रोहोडियम,
रू रो कर पुकारेगी, पैलिडियम, सिल्वर और कैडमियम। फिर क्या है, लैंथेनम, होफ्मियम, टेंटुलम, टंगस्टन, रेथीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, यू, गोल्ड और मरकरी। समझ आ गई थी चीज। अब तुम्हें एक तरीका करते हैं, मेरी बात सुनो। अभी तक अगर आपने ढंग से जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी है, देखो आप अगर आप खुद सोचो इस टाइम पे ना, इस टाइम पे आप ये सोचो, मैंने आपको पता इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स का आपने कल अभी टेस्ट दे दिया है। आप अभी अगले हफ्ते यानी मंडे को हम लोग टेस्ट रख लेंगे सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रो का और काइनेटिक्स का रख लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे फिजिकल के 12th के सारे चैप्टर खत्म हो जाएं। अच्छे से ऐसे करो कि हर बच्चे के ये टारगेट लगा लो कि 70 मार्क्स तो आने ही चाहिए कम से कम। 70 से ऊपर आ रहे हैं तो अच्छा है, 70 तो आने ही चाहिए। इन दिनों की ऐसे से प्रिपरेशन कर लो। क्या करोगे इसके लिए, 10 साल के पीवाईक्यू करने, 10 इयर्स के पीवाईक्यू करके आना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं पीवाईक्यू दूंगी, मैं कहीं से भी पेपर दे दूंगी, तुम्हें सारा पीवाईक्यू निपटा के आना है। कब टेस्ट लेंगे, ये मंडे को टेस्ट। मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ ढंग से पढ़ने की, ठीक है। आज कौन सा डे है, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितने दिन हो गए, अच्छा सॉरी ट्यूजडे, आज तो नहीं लगाओ, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितने दिन हो गए, 6 डेज, ठीक है। पूरा हो जाएगा। 2 घंटे भी अगर लगाते हो ना, 2 आवर्स भी लगाते हो ना डेली के, 2 घंटे भी लगाते हो, कितने दिन हो गए, 5 दिन भी लगाओ, संडे का दिन में तो रिवीजन या और कोई सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, 5-10 घंटे में आराम से हो जाएगा। 2 घंटे में 1 घंटा यहाँ एक फोन से जाके करने हैं ना ये तो पीवाईक्यू, तो घर जाके अपना 2 घंटे रात को लगा दो इस पे, अगर ढंग से प्रिपरेशन करनी है इस वक्त में, हो गई। अब यहां जब बैठते हो बुक ले आओ, वीके जसवाल बुक लेके आओ, ठीक है, वीके जसवाल बुक लेके आओ कल से। और तुम्हें एक बात बताओ, वो तुम्हें याद है पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर 11th का, क्या पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे ये वाले चैप्टर तो ऐसे हैं कि पढ़ने नहीं पड़ते, मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी आती है और सिंपल सिंपल से है क्वेश्चन, मेरे हिसाब से दोबारा ऐसे लगता नहीं पढ़ने पड़ते हैं। इस वीके जसवाल में से तुम पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग निपटा दो। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक चल रही है डी एंड एफ ब्लॉक, और डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा है ना, ये निपटा दोगे तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कम से कम इनऑर्गेनिक हम लोग कुछ तो आ गई हमें। और यहाँ से नहीं निपटा सकते तो 1 सेकंड दो, मैं अपनी चेक कर लूं, तो मैं दे दूंगी वो, उसमें से वही निपटा देना कम से कम, एक बार प्रिपेयर हो जाएगा, एक बार ऐसा लगेगा इनऑर्गेनिक कुछ प्रिपेयर हो गई, ठीक है। करोगे क्या इतना काम, फी के जसवाल किसके पास नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 13, 14, 15, अच्छा ठीक है। मेरी बात सुनो बेटा, अगर नहीं तो मैं आपको वो दे देती हूँ, DTS1, हाँ मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, पीरियोडिक टेबल की आपको डीपीपी दे सकती हूँ। मेरे पास इस चैप्टर की 15 डीपीपी हैं, और 15 डीपीपी में एक में लगा लो 10 से 12 क्वेश्चन है, और बहुत ये तो इनऑर्गेनिक टिक 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 करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम्हें करना है तो उससे क्या होगा कि तुम्हें एटलीस्ट इतना या इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी, इनऑर्गेनिक कुछ तो आ जाएगी। 15 डीपीपी में से तुमने टारगेट ये बनाओ, जैसे 3 बजे मैंने तुम्हें 3 बजे सब लोग यहाँ बैठे होते हैं, 15 क्वेश्चन एक डीपीपी में, किसी में 10 है, 3 डीपीपी भी लगाई, 15 थी 45, 40-45 क्वेश्चन करने में आधा घंटा ही लगता है, इनऑर्गेनिक में ज्यादा देर नहीं लगती, टिक टिक ही तो करने होते हैं, ठीक है। तो 3 बजे ऐसे लगाओ कि 3 बजे मैंने तुम्हें दिया तो 4, 4:30 तक तुम ये निपटा के जाओगे डाउट वाउट के साथ। अगर तुमने ऐसा किया ना तो देखो तुम्हारी फायदा क्या है, इस हफ्ते के अंदर तुम्हें पीरियोडिक टेबल भी हो जाएगी, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर भी हो जाएगा, इनऑर्गेनिक याद भी आ गई, इस हफ्ते के अंदर तुम्हारे ये 12th के चैप्टर भी पक्के हो जाएंगे। तुम ये सोचो फाइनल्स के लिए इतने सारे चैप्टर साथ साथ पक्के हो रहे हैं, अगर इसी टारगेट से चले, ये तो निपटाना है, ये रात को 2 घंटे पढ़ना है। अब 2 घंटे किस टाइम पढ़ना है वो अपना सब शेड्यूल देखेंगे डेली का,
2 घंटे ये निपटाना है। मंडे को तुम्हें ऐसा आना चाहिए हर किसी बच्चे के 70 नंबर, ठीक है। और यहाँ जब घर के लिए तो काम ही नहीं दे रही हूँ, यहाँ जब बैठोगे 3 बजे, 3 से 4 के बीच में पीरियोडिक टेबल वाला 11th का दे दूंगी, ये वाला क्लास में बैठ के याद कर लेना। इसमें तो यही है, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा मंडे तक, फिर उसके अगले केमिकल बॉन्डिंग दे दूंगी, 11th की इनऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगी। एस और पी ब्लॉक तो लास्ट में देखेंगे, रटने वाली चीजें। एस और पी ब्लॉक जो 11th का है वो तो लास्ट में देखेंगे, रटने वाली चीजें, ठीक है। अरे एडवांस की तो करनी ही होती है, समझ गए। ऐसे ऐसे टारगेट बनाया करो अपना, कैसे करोगे डेली का, ठीक है। तो अगर अब क्या करोगे, जब जैसे तुम्हें खाली टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, 11th की एनसीईआरटी से पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ लो, या घर से एनसीईआरटी उठा लो, यहीं पे बैठ के चैप्टर पढ़ लो, यहीं बैठ के डीपीपी लगा लो, बस पीरियोडिक टेबल का चैप्टर इस हफ्ते में क्लास में खत्म हो जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक जब पढ़ लेंगे तब क्वेश्चंस लगाना, घर पे जाके 2 घंटे सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स का लगाना, ठीक है। टारगेट बना लो, मैं हमेशा तुम्हें हर रोज का बता के जा रही हूँ, ऐसे 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 पढ़ो, उसमें पढ़ना मुझे नहीं है, पढ़ना आपको है, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी कल सब उठा लेंगे, ठीक है। मैं आज दोपहर को डीपीपी 3 डीपीपी निकलवा के दे दूंगी पीरियोडिक टेबल की, ठीक है जी। चलो जी, अब ये लिख लिया सभी ने। अब हमने क्या क्या पढ़ा, मेरी बात सुनो। आर्यहीनियम, इधर सुनो मेरी बात। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में अब हमने क्या पढ़ा, 3 होते हैं, 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, 4th 5th 6th, ठीक है। यहाँ पे लैंथेनम था 57, 58 to 71 लैंथेनॉइड, 89 एक्टिनियम आता है, 90 से 103 एक्टिनॉइड्स, और ये कौन से पीरियड में आता है, 7th पीरियड में आता है, ठीक है। 7th पीरियड एसी से स्टार्ट होता है, 7th पीरियड को अलग से डिटेल में पढ़े, ठीक है। या मैं एक बार ऐसे लिखना है तो मैं बेशक से लिख देती हूँ, ठीक है जी, क्लियर है, समझ गए। अब हम डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं, पूरा रटने वाला चैप्टर है, पूरा का पूरा रटना। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके मतलब कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट तो सारे के सारे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी क्रैमिंग है ही सही, ठीक है। कंसेप्ट है बट फिर भी थोड़ी सी लर्न करने वाली चीजें हैं। अब सुनो मेरी बात, जो चीजें सारी की सारी थियोरेटिकल है, बोलती जाऊंगी और डिक्टेट करती जाऊंगी, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, ये बात समझ में आ गई, डी ब्लॉक। अब सबसे पहली बात, डी ब्लॉक जो हमने बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन क्यों इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वो एस और पी के बीच में है। किसके बीच में बेटा, एस और पी। एस और पी के बीच में ये ट्रांजिशन कर रहा है, घूम रहा है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, और अगर डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है तो डी ब्लॉक के अंदर ये पूरा 4th 5th और 6th पीरियड में क्या था, देखो जिंक था इधर, 4th पीरियड में ये कैडमियम था, और ये था मरकरी। मैं लास्ट वाला लिख रही हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलेंगे जिसके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोला मैंने, ट्रांजिशन। डी ब्लॉक को मैंने पहली लाइन बोली है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। फिर बोला है क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। ट्रांजिशन उसे बोलते हैं, ट्रांजिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एस और पी के बीच में ये ट्रांजिशन कर रहा है, लाए कर रहा है। दूसरी डेफिनेशन ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसे बोला जाएगा जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो ग्राउंड स्टेट में या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसे बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात करते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है। तो डी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है +2। कौन सी होती है डी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। डी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +2। डी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। और क्या बोला मैंने आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें बोलेंगे जिसके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे या तो ग्राउंड स्टेट में या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में।
अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे या ग्राउंड स्टेट में या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं जिंक की। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 3d10 थी, 4s2 थी। कैडमियम की क्या थी? 4d10 थी, 5s2 थी। और मरकरी की क्या थी? 5d10 थी, 6s2 की। अब सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। क्या बोला मैंने? जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। समझ में आती है? जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? ये क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला है, जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे या तो ग्राउंड स्टेट में या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ये डी पूरा नहीं है, D10 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 नहीं है। क्या बोला मैंने? इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, या तो ग्राउंड स्टेट में या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तभी उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनको नहीं बोलते, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। ये तो ग्राउंड स्टेट में है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। +2 में भी कितने आएंगे ये? अगर +2 में बोलूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 3d10। ये कितना आ जाएगा? 4d10। और ये कितना आ जाएगा? 5d10। तो ये अभी भी क्या है? इनकम्प्लीटली है। इनकम्प्लीटली, ये कैसे है? कंप्लीटली फिल्ड होने क्या चाहिए? इनकम्प्लीटली फिल्ड। ये कैसे है? कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब इसको, जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन है। समझ आती है इतनी चीज? तो क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं? बताओ, क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मरकरी भी आता है ना। क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? अरे नहीं है। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों ट्रांजिशन कहां से बोलूं? सारे तो नहीं है। कौन कौन से नहीं है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं? क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट है? हाँ, ये भी तो ट्रांजिशन है ना, इसको डी ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी? नहीं। तो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन सारे ट्रांजिशन को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। समझ में आ गई? क्लियर है? कहते हो सबको समझ में आ गई? बोलो जी। अब सुनो आगे, ये सारी चीजें जो मैंने बोली है ना, आपको लिखवा रही हूँ। एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन बतानी रह गई है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की कौन कौन सी होती है? n-1d, n-1d 1 to 10 होती है, n-1d 1 to 10, और ns 1 से लेके 2 तक। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आया था यहाँ पे, बता सकते हो किसका आया था? पैलेडियम आया था। देखो पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो मैंने क्या लिखी है। पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो मैंने क्या लिखी है, 4d10 5 और जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है मैंने, n-1d 1 to 10 और ns 1 से। इसका मतलब क्या इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन में पैलेडियम लाई कर रहा है? नहीं, पैलेडियम क्या है? एक एक्सेप्शन, क्योंकि पैलेडियम में क्या है? 4d10 5s 0 है। क्लियर है इतना? ये सारी चीजें डिक्टेट करा रही। अरे मैं सब लिखवा रही हूँ, कुछ मत लिखो यहां से, सब लिखवा रही हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन डालो, इंट्रोडक्शन डालो और पॉइंट्स बोल रही हूँ मैं। इंट्रोडक्शन डालो, जितना समझाया सब लिखवा रही हूँ। पहला पॉइंट लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिख चुकी हो ना? यहां तक लिख चुकी हो ना? उसके बाद सब लिखवा रही हूँ।
पहला पॉइंट लिखो, सब डिक्टेट कर आ रही हूं, पहला पॉइंट लिखो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड as transition element. D block elements are often called as, D block elements are often called as transition element because their position in the periodic table, because their position in the periodic table, because their position in the periodic table is between S and P block element, because their position in the periodic table is between the S and P block element, is between the S and P block element, because their position in the periodic table is between the S and P block element. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? सेकेंड पॉइंट डालो। Their properties are transitional between, their properties are transitional between, their properties are transitional between, their properties are transitional between the highly reactive metallic element of, their properties are transitional between, the properties are transitional between the highly reactive metallic elements of, highly reactive metallic element of, highly reactive metallic element of S block, highly reactive metallic elements of S block. S block वाले जनरली आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, पता है तुम्हें? ब्रैकेट में लिख लो विच फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, ब्रैकेट में लिख लो विच फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। And the elements of P block, and the elements of P block, and the elements of P block, and the elements of P block. P ब्रैकेट में लिखो which are largely covalent, ब्रैकेट में लिखो which are largely covalent, ब्रैकेट में लिखो which are largely covalent. नेक्स्ट पॉइंट डालो। Typically the transition elements have an, typically the transition elements have an, typically the transition elements have an incompletely filled d orbital, typically the transition elements have an incompletely filled d orbital, typically the transition elements have an incompletely filled d orbital, full stop. A transition element is defined as, a transition element is defined as, a transition element is defined as the element, a transition element is defined as the element whose atom in ground state, whose atom in ground state, whose atom in ground state or ion in one of the common oxidation state, or ion in one of the common oxidation state, or ion in one of the common oxidation state has partially filled d subshell, has partially filled d subshell,
हैज पार्शली फिल्ड, डी सबशेल, that is having electrons between, that is having electrons between 1 to 9, that is having electrons between 1 to 9, that is having electrons between 1 to 9. ठीक है, क्लियर है, बोलो देना पेन। आज डेट 22 है ना, 22 है क्या डेट? अंतरा, अभिमन्यु, सिया, जिया, वर्षा, रेयान, गौरव, ये किसका नाम है गौरव के नीचे? यूवी का ही नाम लग रहा है, यूवी, एकमप्रीत, रोहित, मनकुश, आता नहीं है क्या ये? वासु, खुशबू, अभिनव, उमेश, लक्ष्मी, लक्ष्मी नैन, सिया, ये भी छोड़ गई क्या बेटा? चलो अच्छा, आगे देखो कितने पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा, ग्रुप 12, ग्रुप 12 कौन सा होता है? ये वाला, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ग्रुप 12 के ब्रैकेट में लिख लेना जिंक, कैडमियम, मरकरी। ग्रुप 12, ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला है, ठीक है। ग्रुप 12 के ब्रैकेट में लिख लेना जिंक, कैडमियम, मरकरी। Group 12 elements have completely filled d orbital. Group 12 element have completely filled d orbital. Group 12 element have completely filled d orbital in the ground state. Group 12 element have completely filled d orbital in the ground state, as well as in their common oxidation state, as well as in their common oxidation state, as well as in their common oxidation state. Therefore, they are not regarded as transition element. Therefore, they are not regarded as transition element. Therefore, they are not regarded as transition element. ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, ऊपर से नोट डाउन कर लो, n-1d 1 to 10, ns 1 से 2. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1d 1 to 10 और ns 1 से 2, ठीक है, क्लियर। However, palladium does not follow the, however palladium does not follow the general electronic configuration. However, palladium does not follow the general electronic configuration. पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? लिख लो, क्या होती है? क्या होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम की? 4d10। पैलेडियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? 4d10 5s 0, लिख लो 4d10 5s, ठीक है। नेक्स्ट लिखो,
नेक्स्ट है लिखो जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी आर इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन सीरीज, 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 but they are called as non-transition element, but they are called as non-transition element, but they are called as non-transition element, but they are called as non-transition element due to completely filled d orbital, due to completely filled d orbital, due to completely filled d orbital. ठीक है, ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब हेडिंग डालो जनरल ट्रेंड्स इन द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरल ट्रेंड्स इन द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हेडिंग डालो जनरल ट्रेंड्स इन द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले डालो मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले डालोगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक का ज्यादा होता है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों ज्यादा होता है? मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक का ज्यादा होता है क्योंकि एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। ठीक है, मेरी बात सुनो, मेल्टिंग पॉइंट का एक ग्राफ बना रही हूं मैं, आप मेरे को देखो और रीजन समझते जाओ। ये मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बना रही हूं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बना रहे हैं। अब बात सुनो, मेल्टिंग पॉइंट में है क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक का ज्यादा होता है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक का ज्यादा होगा एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। ऐसा क्या रीजन है? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है? जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म बाय प्रेजेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगी। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अब मेरे अनपेयर्ड आपके पास एक अनपेयर्ड है, तभी मिलके बॉन्ड बनती है ना। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या बनेगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी। और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। और एस ब्लॉक में क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट कम होती है। एस ब्लॉक में सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। एस ब्लॉक में सिर्फ किसके पड़े हैं? एस के ही पड़े हैं। डी ब्लॉक में एस के कंपैरिजन में डी ब्लॉक में एस के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि वो एनएस के भी हो गए और n-1 डी के भी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डी ब्लॉक में क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, strong metallic bonding formed by the presence of unpaired electron, formed by the presence of unpaired electron। जितने ज्यादा unpaired electron होंगे, formed by the presence of unpaired d electron लिख दो। जितने ज्यादा unpaired electron होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, बॉन्ड बना दिया। जैसे मान लो CH4 है, मैंने आप पढ़ते हो ना इनऑर्गेनिक में, ये CH4 कैसे बनता है? कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन,
जुड़ के बॉन्ड बनती है, ऐसे ही होता है ना, यानी कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, 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 ऐसे जुड़ती है ना बॉन्ड। यानी सेंट्रल मेटल एटम के पास भी उतने जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो बॉन्ड बन पाएगी। PCl5 ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि फॉस्फोरस में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। CH4 ही क्यों बनाते हैं, CH5 क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि कार्बन के पास डी ब्लॉक बी के इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 2s2 2p3 होता है, डी में होते ही नहीं। समझ में आती है ना? तो जितने ज्यादा अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनेगी। जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, जिस वजह से क्या होगा, क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब दूसरा पॉइंट है, तो फिर अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। किसकी बात करी मैंने? दूसरा पॉइंट लिखा मैंने, ये तो फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और जिंक, कैडमियम, मरकरी में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो क्या बॉन्ड बनेगी, मेटालिक बॉन्ड बनेगी? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताओ बताओ क्या होना चाहिए, बोलो। जब बॉन्ड ही नहीं बन रही तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या है यार, जब बॉन्ड ही नहीं बन रही तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा क्या होना चाहिए? अरे किसी के बीच में बॉन्ड बनेगी, बॉन्ड बनेगी तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जब जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्ड बन पाएगी क्या? तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी का उसी के रिस्पेक्टिव पीरियड में, उसी के रिस्पेक्टिव पीरियड मतलब थर्ड पीरियड, मतलब फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेम पीरियड में जिंक, कैडमियम, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत लो होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, CD10 4s2, 4d10 5s2, और ये क्या होता है 6d10, सॉरी CD4d, और ये क्या होता है 5d10 6s2। क्या इतनी बात समझ में आती है, बोलो, क्लियर है? ये 2 पॉइंट लिखो, पहला यहां से नोट डाउन करो, दूसरा मैं बोलती हूँ। पहले यहां से नोट डाउन करो, दूसरा बोलती हूँ। दूसरा बोलो, लिखो दूसरा, लिखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, in zinc, cadmium, mercury there is no unpaired electron present in d orbital. In zinc, cadmium, mercury, in zinc, cadmium, mercury there is no unpaired electron present in, there is no unpaired electron present in d orbital, there is no unpaired electron present in d orbital, there is no unpaired electron present in d orbital. Hence, due to absence of covalent bond, hence due to absence of covalent bond, hence due to absence of covalent bond, melting and boiling point are very low in the series. Melting and boiling point are very low in the series. Melting and boiling point are very low in the series. ठीक है? अब 3D सीरीज में बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ता है। 3D सीरीज में बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ता है और फिर डिक्रीज हो जाता है। पहले लिखो फिर बताती हूँ कैसे। लिखो, इन 3D सीरीज scandium to chromium, in 3D series scandium to chromium melting point increases
In 3D series, scandium to chromium melting point increases. In 3D series, scandium to chromium melting point increases. Then manganese to zinc melting point decreases. Then manganese to zinc melting point decreases. Then manganese to zinc melting point decreases. ठीक है, अब रीजन क्या है, इधर देखो रीजन क्या है। अब बात करते हैं रीजन की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां देखते हैं ये क्या आपके पास 3D14S2 है, ये 3D24S2 है, ये 3D34S2 है और ये 3D54S1 है, ये 3D54S2 है, ये 3D64S2 हो गया, 3D74S2, 3D84S2, 3D104S1 और 3D104S2। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंगनीज तक, यानी मैंगनीज तक नहीं, मैंगनीज को छोड़ दो, स्कैंडियम से क्रोमियम तक बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है फिर डिक्रीज होता है। पहले बढ़ता क्यों है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या मतलब है, जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेटालिक बॉन्डिंग किसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगी, जिसमें जितने ज्यादा क्या होंगे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन उतनी क्या बनेगी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, एक, इसमें कितने हैं, दो, इसमें कितने हैं, तीन, इसमें कितने हैं, 6, इसमें कितने हैं, 5, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6 हैं, कितने हैं इसमें, 6 हैं, 5 डी ब्लॉक में 5 होते हैं, 1 2 3 2 3 4 5 और 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4, इसमें कितने आएंगे, 3, इसमें कितने आएंगे, 2, इसमें कितने आएगा, 1, इसमें कितने आएंगे, 0, 6 7 बोल रहे हैं ऐसे। देखो तो सही, डी में 5 डब्बे बनते हैं। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, बॉन्ड एनर्जी तोड़ने के लिए क्या लगेगी, ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी तोड़ने के लिए ज्यादा लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, उसके बाद क्या होगा, कम होगा। तो मैंने आपको लाइन डिक्टेट कर दी कि इन 3D सीरीज स्कैंडियम टू क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज, देन मैंगनीज टू जिंक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग बहुत कम बनेगी। ठीक है, यही बोल रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फोर्थ, as the number of unpaired d electron increases, as the number of unpaired d electron increases, as the number of unpaired d electron increases, number of covalent bond and bond energy, number of covalent bond and bond energy, number of covalent bond and bond energy, number of covalent bond and bond energy between the atoms, number of covalent bond and bond energy between the atoms is expected to increase, is expected to increase, is expected to increase up to, is expected to increase up to chromium, chromium, molybdenum, tungsten। 3D सीरीज में क्रोमियम, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम तक, 5D सीरीज में टंगस्टन तक।
chromium, molybdenum, tungsten family where each of the d orbital has 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 only unpaired electron where each of the d orbital has only unpaired electron and opportunity for covalent sharing is greatest and opportunity for covalent sharing is greatest and opportunity for covalent sharing and opportunity for covalent sharing is greatest and opportunity for covalent sharing is greatest. समझ में आ गई इतनी चीज? क्लियर? अब अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ देखूं, तो क्या होना चाहिए? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक बढ़ना चाहिए, फिर डिक्रीज होनी चाहिए. पहले बढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं. अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा. ये ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिलता है. टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और ये कॉपर. एक बार देख लो मुझे. जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, रुथेनियम, हॉफ्नियम, टेंटुलम, टंगस्टन, रेहिनियम, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम और ये क्या हो गया? प्लैटिनम क्या क्या होता है? ये हो गया आपका एयू. इधर देखो, मेरी बात सुनो. क्या है? पहले क्या हो रहा है? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन तक क्या हो रहा है बेटा? इधर देखो बोर्ड पे. क्रोमियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन तक क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन तक मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है. क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन तक मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? एकदम से डिक्रीज. तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या है? अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बढ़ते हैं. बढ़ते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग. और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा. फिर उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज. तुम्हें पूछना चाहिए इसका, आपको ये पूछना चाहिए फिर मैंगनीज का एकदम से डिक्रीज क्यों हुआ? यहाँ भी टेक्नीशियम का एकदम से डिक्रीज क्यों हुआ? आपने से एक ने भी पूछा. पहले बढ़ा, आप कह रहे हो बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीज होता है. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ 6 है, या 5 है, या 4 है, या 3 है अनपेड इलेक्ट्रॉन, या 2 है, या 1 है, या 0 है अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे पहले यहाँ इसका एकदम से कम क्यों हुआ? पागल पागल हो गया. 1 2 3 4 5 6 6 के बाद 5 हुआ, फिर 4 हो गया, 5 है ये. 6 के बाद 5 कम हो गया, 6 के बाद 5 हो गया कम, फिर 5 के बाद 4 3 2 है क्या? फिर बढ़ क्यों गया? किस हिसाब से स्टेबल है? तो उससे क्या होगा? नहीं, उससे क्या होगा? नहीं, आप थोड़ी जगह ठीक हो, थोड़ी जगह गलत हो. ये तो तुमने कुछ नहीं बता, तो इनऑर्गेनिक में एक तरीका निकला था भाई, हाफ फिट, फुली फिट, उसके अलावा कोई रीजन ही नहीं होते.
ऑल्दो तुमने दिमाग में तुम्हारी उस टाइम ये बात आई नहीं, पहले बड़ा मैग्नीज का कम हुआ, मैग्नीज का एकदम कम है क्योंकि D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, वो कभी किसी से बॉन्ड बनाता ही नहीं है। अब ये सोचो जरा, यहां देखो पूरी लाइन में, ये ज्यादा ये कम, इसका बहुत कम है ही नहीं, इनसे भी कम है मैग्नीज का, आयरन कोबाल्ट निकल से भी कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, वो इतना ज्यादा स्टेबल है, वो किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहेगा। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से वो बॉन्ड ही नहीं बनाता। रीजन तो इनऑर्गेनिक में घूम फिर के यही आता है, इसलिए ऐसे वो देखो कंसेप्चुअली रीजन को देखो। फिर उसके बाद Ag, Au और कॉपर का, यानी कॉपर Ag और Au में सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बिल्कुल ही कम। तो जिंक कैडमियम मरकरी को हम नहीं लिखते क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, लिख दो, बॉन्ड ही नहीं बनाएगा कभी। समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगला पॉइंट डालो, बाद में ग्राफ नोट करना। अगला पॉइंट डालो, मैग्नीज एंड टेक्नीशियम हैव, मैग्नीज एंड टेक्नीशियम, टेक्नीशियम का क्या होता है? Tc सिंबल। मैग्नीज एंड टेक्नीशियम हैव comparatively low melting point, manganese and technetium have comparatively low melting point, manganese and technetium have comparatively low melting point due to weak metallic bond, due to weak metallic bond, due to weak metallic bond, because of stable half filled configuration, because of stable half filled configuration, because of stable half filled configuration, because of stable half filled configuration। ठीक है, समझ में आता है? समझ में आता है? अब अगला पॉइंट लिखो, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का, मरकरी का सबसे मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मरकरी कौन सी लाइन में आएगा? लाफ्ता वरना पिटाई और होगी, ला हफ्ता वाली लाइन में आएगा, ला हफ्ता वाली लाइन में आएगा, लेंथन वाली लाइन में आएगा। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, -38 डिग्री सेल्सियस। लिखो लिखो, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का होता है -38 सबसे। अब तभी तो मरकरी को कहाँ यूज करते हो आप? थर्मामीटर्स में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही कम। ठीक है, -38 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 34 टंगस्टन का, W टंगस्टन 3400 डिग्री सेल्सियस। बताओ टंगस्टन कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? ये बल्ब में, और तभी ये बर्न ही नहीं होते। क्यों? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये ग्राफ बनाओ और एक मुझे एक क्वेश्चन बताओ, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? Why do transition elements have highest melting and boiling point? टंग 3400। क्यों होता है? क्योंकि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, बॉन्ड एनर्जी तोड़ने के लिए क्या लगेगी? ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। Why do transition elements have higher melting and boiling point? लिखो, खुशबू की अटेंडेंस नहीं लगाई, खुशबू की अटेंडेंस लगे अच्छा, तो ध्यान नहीं है मुझे तो। तुम्हारे शायद मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई, मेरे ख्याल से तो मैंने लगाई थी। Why do transition elements have highest melting and boiling point? Why do transition elements have highest melting and boiling point? Why do transition elements have
हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखना इसमें बिकॉज ऑफ हैविंग लार्जर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, because of having larger number of unpaired electron in their atom, because of having larger number of unpaired electron in their atom, because of having larger number of unpaired electron in their atom, because of having larger number of unpaired electron in their atom, they have stronger interatomic interaction, they have stronger interatomic interaction, they have stronger interatomic interaction, and hence stronger bonding between atom, and hence stronger bonding between atom, hence stronger metallic bond between the 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 atom, attribute to their high melting and boiling point, attribute to their high melting and boiling point, hence stronger metallic bond between the atom, attribute to their high melting and boiling points, attribute to their high melting and boiling points. ठीक है, समझ आ गया? आप इधर सुनो, क्लियर है? कितना कौन सा पॉइंट लिख लिया हमने? फर्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। दूसरा डालते हैं डेंसिटी, डालो, कौन सा डालोगे? डेंसिटी। अब मुझे बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ, सोचो। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। इंक्रीज, क्यों? साइज कम होता है तो क्या हो गया? बताओ, रीजन प्रॉपर बोलो। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में, तो डी ब्लॉक में बात करेंगे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, लेफ्ट टू राइट गए तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, साइज घटता है, साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट में। साइज क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, साइज छोटा तो न्यूक्लियस के पास में आएगा, आ जाएगा ना? न्यूक्लियस के पास में आएगा तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट में डेंसिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। स्कैंडियम वाली लाइन से लेके लास्ट तक डेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा? बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो डेंसिटी आती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लिखो मत अभी, पहले पूरा समझ तो लो क्या चीज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटता है, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट बढ़ गया। अब यहाँ पे ये होता है जिंक के केस में, जिंक की डेंसिटी कम होती है कॉपर से। होनी क्या चाहिए थी? होनी क्या चाहिए थी? अरे होनी क्या चाहिए थी? ज्यादा। होती क्या है? क्यों होती है कम? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो जिंक के केस में क्या होता है? जिंक कैसी है? फुल्ली फिल्ड। जिंक कैसा है? फुल्ली फिल्ड।
और जिंक जब के केस में फुल्ली फिल्ड है, और तो जिंक के केस में आपका एक एक्सेप्शन है, जिंक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। जिंक का क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर जिंक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, समझ गए? क्लियर होगी इतनी बार? क्लियर होगी? तो लिखना है इसमें, पहले लिखो द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर लो, atomic volume of transition elements are low, atomic volume of transition elements are low compared to the group 1 and group 2, compared to the group 1 and group 2, compared to the group 1 and group 2. This is because the increased effective nuclear charge, this is because the increased effective nuclear charge, this is because the increased effective nuclear charge. ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप। इन एडिशन extra electrons added, in addition extra electrons added occupy inner orbitals, extra electrons added occupy inner orbital, extra electron added occupy inner orbital. Consequently, the density of transition metal are high. Consequently, the density of transition metals are high. Consequently, the density of transition metals are high. ठीक है, क्लियर? समझ गए? दूसरा ये नोट डाउन करके लिख लेना, ये वाली चीज, स्कैंडियम वाली चीज। ठीक है, क्लियर? कितना पॉइंट हो जाएंगे? 2 हो गए। पहला पॉइंट लिखवा दिया, दूसरा यही डाल के लिख लेना, जिंक का एक्सेप्शन है। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? 3D, 4D और 5D सीरीज में बताओ मुझे किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। 3D, 4D और 5D सीरीज में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? किसकी? क्यों? अरे साइज कहाँ लिखा हुआ है? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास पे आओ ना। ऑप्शन कैसे ढूंढोगे? कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। साइज 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 पे आते हो, साइज तुम गलत बता रहे हो। फिर तुम्हें लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन नहीं पता, फिर भी साइज गलत बता रहे हो। अगर साइज बता रहे हो तो गलत बता रहे हो। 4D और 5D सीरीज का साइज बराबर हो जाता है लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन पे। साइज का आंसर कहां से आया? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। साइज 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 लेके बैठ जाते हैं, उधर भी साइज लेके बैठ गए। पहले साइज का, साइज से पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे आया करो। सब साइज घटता है बढ़ता क्यों है? रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, तो ये बोलो पहले यार। इनऑर्गेनिक में 2 तो बातें नहीं होती हर बार में। पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो, फिर साइज पे आओ। और यहाँ 4D, 3D, 4D, 5D में फिर साइज बोल रहे हैं। लेंथ नोड कंट्रैक्शन की वजह से 4D, 5D सीरीज का साइज बराबर हो जाता है। कहां से साइज आया? डेंसिटी के फॉर्मूले में मास और वॉल्यूम है। 3D, 4D, 5D जाओगे नीचे की तरफ, मास नहीं बढ़ेगा, तो मास बोलो। कहां से कहां साइज पे पहुंच जाते हो? फॉर्मूले में है साइज से, यही सोच लो। और 4D और 5D का बराबर होता है लेंथ नोड कंट्रैक्शन से, तो मास नीचे की तरफ क्या होता है? बढ़ता है, तो डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। मास ज्यादा नहीं है, डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, उससे रिलेट किया करो ना बेटा। और बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा ग्रेटर लिख दिया मैंने।
इरिडियम और ऑस्मियम देख के बताना कहाँ है। ला हफ्ता वरनारे उसकी इधर, उसकी इधर, उसकी इधर। इरिडियम और ऑस्मियम में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? के बताओ। इरिडियम और ऑस्मियम में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? इरिडियम की। ठीक है, पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू बोल देते हैं इसको, तभी बता रही हूं। ठीक है, देखा करो, मेन रीजंस है यहाँ पे। ऑप्शन में रीजन मिलेंगे, तुम रीजन ही गलत सिलेक्ट करोगे फिर क्या फायदा। आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं बताओ मुझे। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। बताना आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? डिसोसिएट नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन देना नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल और बाइटल। कितनी एनर्जी लगेगी आउटरमोस्ट शेल में से, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। बट अगर यही समझाना पड़ गया ना फिर तो 11 समझानी पड़ जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पता तो बहुत गलत चीज हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को, सुन लो मेरी बात, अब बता रही हूं तो याद रखो फिर। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो क्या बनेगा? Mg+। आयनाइजेशन कैसी एनर्जी होती है? रिक्वायर्ड एनर्जी। कैसी एनर्जी होती है? रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्या करना है? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है ताकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। अब ये एनर्जी कैसी होगी हमेशा? आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है हमेशा? पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ये कैसी है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगी है। Mg+ में से एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकालेंगे तो Mg2+ बन जाएगा। ये कौन सी एनर्जी है? आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। क्या आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड लिख सकती हूँ मैं मैग्नीशियम की? क्यों? क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हो गया। मैग्नीशियम क्या होता है? 1s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 3s2, 12 हो गया ना? ठीक है, क्लियर। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 2। अगर 2 बाहर निकालो तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा शेल का। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 और 2 8। तो आउटरमोस्ट शेल में से एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड में से कौन बड़ा है? कौन ज्यादा? नहीं तो मन तो ऐसे लगाओ एक थप्पड़। एक बात बताओ, अगर कोई शरारत कर रहा है और मैंने निकाल दिया बाहर, है बाहर निकाल दिया, और एक दूसरा बच्चा, एक बच्चा बाहर निकल गया और कोई दूसरा शरारत कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? खुद सोचो। पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि न्यूक्लियस की वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में शेल होती है, शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं 3 4 5 6 2s2 में, 3s2 में 2 है, एक बाहर निकल गया। तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव, न्यूक्लियस का
मान लो मैं न्यूक्लियस हूं, इस क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और अभी इस क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं, तो मेरा जब इस क्लास में 50 है, इस क्लास में 25 है, तो पर स्टूडेंट पे कंट्रीब्यूशन लगाओ। अगर 50 बच्चे होंगे तो पर स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन कम आएगा, और अभी 25 बच्चे हैं तो पर स्टूडेंट में ध्यान क्या है, पर स्टूडेंट पर ध्यान क्या है, ज्यादा। तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं हो गया। अगर यहां से और बच्चों को मैं बाहर निकाल दूं तो और कम बच्चे हो जाएंगे, सिर्फ 5 ही बच्चे बैठे होंगे, तो मेरा पर स्टूडेंट पे वर्क ज्यादा नहीं हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं हो जाएगा, मैं 5 स्टूडेंट को और अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगी, समझ रहे हो। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज्यादा। तो साइज क्या होता, कैसा होता है, छोटा। साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगती है, ज्यादा। ये 4 तो चीजें हैं सीखने की यार, इतनी पता होनी चाहिए बेटा। गलत बात है ये। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन, तुम अभी भी इतना गलत बोल रहे थे, ये बहुत गलत चीज है। 12th वाला बच्चा कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, अभी बोल, यहां से फर्स्ट का जवाब आया, तभी तो मुझे गुस्सा चढ़ा। फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड हमेशा ज्यादा होगी बेटा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, तो साइज और पास। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए एनर्जी क्या होगी, खुद सोचो, जितना ज्यादा ये न्यूक्लियस के पास में होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा ही तो लगेगी। अगर ये थर्ड होता तो और क्या होती, थर्ड वाली और भी ज्यादा। समझ आ रही है। जैसे जैसे अगर एक ही एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते जा रहे हैं, एक यूनि पॉजिटिव बन गया, इसमें से और बाहर निकाला तो एनर्जी और ज्यादा लगेगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी फर्स्ट से। ये तो मैंने तुम्हें 11th पढ़ाई है, 11th क्लास है ये बेटा, 12th के डी ब्लॉक में तुम आई नहीं अभी। टॉपिक क्या लिया मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी। किसका बढ़ा रही हूँ, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक में बात करते हैं, क्या बात कर रहे थे, डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी कैसे हैं, फुल्ली फिल्ड। कैसे हैं, फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालोगे, कभी निकालोगे, जो चीज स्टेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या लगती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या लगती है, बहुत ज्यादा। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी की में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है, क्लियर, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। पहले ये नोट करो, एक दो लाइन बोलती हूँ ताकि याद रह जाए। पहले ये फटाफट नोट करो 11th वाली चीज। ये तो मैंने तुम्हें इसलिए समझाया था कि तुम्हें चीजें समझ आ जाए। अब क्या लिखेंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, डी ब्लॉक में लिखो जिंक, कैडमियम, मरकरी have very high ionization energy. Zinc, cadmium, mercury have very high ionization energy. Zinc, cadmium, mercury have very high ionization energy because of fully filled deconfiguration. 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 ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताना एक सेकेंड, फिर क्लास खत्म करें। अब बताना एक सेकेंड, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, बताना एक सेकेंड यहाँ तक, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, बताओ। और पहले आप मुझे बताओ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और फिर बताओ सेकेंड, फिर क्लास खत्म करेंगे। सोचो इनमें, क्रोमियम और मैग्नीज में सोचो। लेफ्ट टू राइट तो साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, साइज के इनवर्सली, अभी बताया ना, क्योंकि साइज डिपेंड किस पे करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास में उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा।
लगती है ना। अब क्रोमियम और मैग्नीज में बात करें, क्रोमियम क्या होता है 3d5 4s1, ये क्या होता है 3d5 4s2। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन किसकी ज्यादा, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, किसकी ज्यादा, मैंगनीज की। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब क्या बन गया, ये 3d5 4s0 और ये क्या बन गया 3d5 4s1 बन गया। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूं तब किसकी ज्यादा बताओ, क्रोमियम और मैग्नीज में से किसकी ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब ये बन चुके हैं, अब किसकी ज्यादा, क्यों ज्यादा, क्योंकि 3d5 है, फुल्ली फील्ड था, फुल्ली फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। तो पहली किसकी ज्यादा, मैंगनीज, और दूसरी किसकी ज्यादा, क्रोमियम। हाँ सर हाफ हो, फुल्ली लिख दिया तो क्या हाफ फील्ड। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। ठीक है, क्या हुआ ये हाफ फील्ड, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, इतना साइज छोटा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा उसके ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। ठीक है, यानी साइज की इनवर्सली अब गलत मत सोचो करो, जहां डेंसिटी में मास पे वॉल्यूम से रिलेट करो, उठा के साइज लगा देते हो। 45D का साइज बराबर होता है लेंथ नॉट कंट्रैक्शन से, क्यों लगाया, गलत होगी सारी चीजें। 4-5 चीजें इनऑर्गेनिक में वही आती हैं, वही गिनी चुनी सी, चेंज नहीं होता कभी कुछ। ठीक है, करो इसको, नोट डाउन करो अच्छे से।